आप सबको हेलो। बैंकिंग का सेट 20 पेपर 20 का हम लोग डिस्कशन क्वेश्चंस को जरा देखते हैं। उसके पहले आप आंसर्स मैच कर लो प्लीज। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर के लिए आप देख लो, आंसर्स मैच कर लो, हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलिए, अगेन शुरुआत में मैंने स्टार्टर दिया और स्टार्टर में मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आपको कभी अगर आंसर गलत होता है तो ऐसा महसूस होता है कि हम लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे एक्सप्लेनेशन से के अलावे भी कुछ और आंसर हो सकता है तो आप आंसर से लिख के अपने सेंटेंस को एग्जैक्ट लिख के पहले पढ़ लीजिएगा, ग्रामेटिकली वो शुद्ध हो, थॉट पूरा कवर अप हो रहा हो, तो आप अपने कमेंट में मेरे को पोस्ट कीजिए, मैं पक्का देख के आपको बताऊंगा। इसमें मेरे को दो चीज लगता है कि लड़कों को हमेशा डिससेटिस्फैक्शन होता है क्योंकि इतना दूर देख के उनको लगता है कि हाँ हो जाएगा, लिखना पड़ेगा आगे में, आपको जो लिखना है लिखो, जैसे भी लिखना है लिखो, बस ये दोनों सेंटेंस का थॉट पूरा हो जाए, दोनों को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि इसका अप्रोच, कि मुझे लगता था कि पहले भी हमने बनवाया है आपको स्टार्टर आपसे। सो फूड इन्फ्लेशन इज टचिंग 20%, फूड इन्फ्लेशन 20% पे है। द गवर्नमेंट विल हैव टू टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी टू प्रिवेंट फर्दर राइज, और गवर्नमेंट को अपने मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करना होगा ताकि वो और ना बढ़े। अब देखो, ऑल दो लगाने का मतलब कि दो अपोजिट मीनिंग का सेंटेंस, और ये कॉज एंड इफेक्ट है, तो ऑल दो तो जाना नहीं है। विथ का एक और यूज होता है जो आप जानते हो ना, विथ का यूज के साथ, उसके अलावे एक और यूज होता है। विथ का मतलब होता है, आप लिख सकते हो इन द कंडीशन व्हेन, जहां पे मैं विथ लिखूं, और अगर मैं इस विथ का इन द कंडीशन व्हेन वाले मीनिंग में, आप अर्थ लेना, इसके ग्रामेटिकल नुआंसेस को मत देखना। तो मैं विथ से ऐसे लिख सकता था सेंटेंस, विथ फूड इन्फ्लेशन टचिंग 20%। हाँ, विथ के बाद वाले सेंटेंस में फुल फॉर्म नहीं होना चाहिए, वर्ब का फाइनाइट फॉर्म नहीं होना चाहिए। विथ फूड इन्फ्लेशन टचिंग 20%, द गवर्नमेंट विल हैव टू टाइटन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ये गलत सेंटेंस डाल दिया है। हाँ, गिवन दैट का मतलब आपको शायद पता होगा, मेरे साथ हम लोगों, मैं बार बार बोलता हूं कि गिवन दैट का मतलब बिकॉज होता है और गिवन का मतलब बिकॉज ऑफ होता है, इसको याद रखिए। और मैं गलत नहीं आपको बताता हूं, आप देख लो कि यहां पे ऑलरेडी गिवन दैट का उसने यूज किया है। बिकॉज द फूड इन्फ्लेशन हैज टच 20%, हैज रीच 20%, द गवर्नमेंट हैज, द गवर्नमेंट विल हैव टू टाइटन द पॉलिसी। So only C will be the answer, only third. Now, the government has decided to install renewable energy devices at prominent sites. गवर्नमेंट ने मुख्य जगहों पे रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइस लगाने को प्लान किया है। सिटीजन्स विल बी मोर अवेयर ऑफ दिस, ऑफ देयर बेनिफिट्स, और इससे क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा कि सिटीजन ज्यादा अवेयर होंगे। अब आपका द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू इंस्टॉल renewable energy at prominent sites will make citizens more aware of their benefits. तो ये तो तुम्हारा चला जाएगा। डिसाइडिंग टू इंस्टॉल का मतलब हो गया, मीनिंग ये आ रहा है, इंस्टॉल करने का डिसीजन करते हुए प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हुए, खेलते समय, ये मीनिंग आएगा। और बाय मेकिंग सिटीजन्स, बाय मेकिंग एकदम उसने सही बनाया है, बाई के साथ इस सेंटेंस को बनाया जा सकता था, बट सेकेंड वाला सेंटेंस नहीं,
by installing renewable energy devices at prominent sites, the government intends to make citizens more aware of their benefits. बाई के साथ गलत वाला पार्ट आ गया है, अगर ये वाला पार्ट हो जाता तो हो सकता था. सो ओनली वन नंबर जाएगा और ओनली वन सिर्फ ए में है. थर्ड देखो, थर्ड में लिखा हुआ है द कंपनी सेल्स वेयर लो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. कंपनी का सेल साल के अंत में कम था. द सेल हैज पिक्ड अप इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, और इधर के कुछ महीनों में वो सेल बढ़ा है. ऑल्दो अपोजिट तो हो गया ना, ऑल्दो द कंपनी सेल वेयर लो इन द बिगिनिंग 3 months और ऐसा कुछ, तो ये तो तुम्हारा बन ही जाएगा. और जहां ऑल्दो है वहां डिस्पाइट तो हो ही सकता है ना, डिस्पाइट भी तो ऑल्दो का ही प्रीपोजिशन फॉर्म है. डिस्पाइट लो सेल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, in the past few months has seen the profit going up. 1 and 2 जाएगा. however से कभी सेंटेंस नहीं शुरू किया जा सकता है. however कंजंक्टिव एडवर्ब है, सीए है, अगर आप लोग एडवर्ब देखे होंगे तो इससे इसके पहले एक सेंटेंस रखना होगा. तो 1 and 2 दोनों जाएगा और तुम्हारा आंसर बी हो जाएगा. नेक्स्ट, अच्छा, आपसे पूछ रहा है कि एक ऐसा सेंटेंस चुनो जो इस पैसेज के थीम में, अब ये हो सकता है कि आपने ऐसा बनाया हो या फिर नया हो, मैं एक बार और इसके तरीके को बताता हूं. पैसेज के थीम में कौन सा सेंटेंस फिट नहीं हो रहा है. अब तुमको ये कंफ्यूज कैसे करेगा अंडरस्टैंडिंग में, तुमको टॉपिक वही रखेगा. जैसे सपोज करो कि मैं सब में काऊ के बारे में बात करूं, तो आप कंफ्यूज रहोगे कि मैं अलग किसको करूं. तुम्हें यह ध्यान देना होगा कि काऊ के किस एस्पेक्ट के बारे में अधिकतर सेंटेंस में बात किया गया, क्योंकि 4 में तो एक ही बार बात करेगा. अगर मैं काऊ के प्रोडक्ट्स की बात करूं, वही 4 सेंटेंस में है, तो काऊ का प्रोडक्ट टॉपिक में है. काऊ इज नॉट अ टॉपिक. तो यहां पे टॉपिक रखेगा. जैसे तुम मान लो द रेफरेंस पॉइंट वाज टू चाइना, यहां पे पाकिस्तान एंड कश्मीर, यहां पे पाकिस्तान, यहां पे चाइना पाकिस्तान, दिस कॉरिडोर. तो तुम्हारा चाइना पाकिस्तान ये सब रखा हुआ है, लेकिन तुमको सब टॉपिक अपने दिमाग में रखना होगा. सब टॉपिक, उस टॉपिक का कौन सा एस्पेक्ट वो टेकअप कर रहा है. जरा देखो, द रेफरेंस वाज टू चाइना, बात चाइना के बारे में हो रही थी. अ कंट्री दैट हैज बीन कोर्टिंग पाकिस्तान फॉर सेवरल ईयर्स, जो पाकिस्तान का बहुत सालों से सहायता कर रहा है, थ्रू अ नंबर ऑफ मीन्स इंक्लूडिंग असिस्टेंस इन न्यूक्लियर प्रोग्राम. न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ साथ उसको और तरीकों से वो उसको सहायता कर रहा है, पाकिस्तान को सहायता कर रहा है चाइना. आफ्टर द उरी अटैक्स, पाकिस्तान स्पेशल कश्मीर इन्वॉय Musahid Hussain Saeed declared that the US was a waning power, suggesting that Pakistan was seeking out other allies. उरी अटैक के बाद उन्होंने कहा कि अब अमेरिका एक कमजोर होता हुआ राष्ट्र है. इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान कुछ और एलाइज, अपने सहयोगी खोज रहा है. The most important concerns relate to the possible conflict in Pakistan between votaries of economic development and supporters of mill. पाकिस्तान के भीतर लड़ाई चल रही है उन लोगों के बीच जो कि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं और एक मिलिटेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं. ये पाकिस्तान के भीतर की चर्चा कर रहा है, जबकि ये पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी में आ रहा है. अब अगर बाकी ये दोनों और ये तो अलग है ही है, तो तुम यहां के बाद भी तुम रोक सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दो फॉरेन पॉलिसी दो इकोनॉमिक, ऐसा नहीं होगा. ये दोनों भी फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ होगा. देखो जरा, दिस कॉरिडोर, अब ये कॉरिडोर तो बात है करना कि चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, तो तुम्हारा ये चूंकि पाकिस्तान के इनसाइड की चर्चा कर रहा था, उसके एक्सटर्नल अफेयर्स की बात नहीं कर रहा था, इसलिए तुम्हारा
ऑप्शन नंबर सी ऑड मैन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया रिसेंटली रेटिफाइड द पेरिस एग्रीमेंट एश्योरिंग इट्स सीट एट 1515 टेबल। इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट को की सहमति दे दी और इसने एश्योर किया कि इंडिया को 55 टेबल पे जगह मिलेगा। क्या है वो आगे बताएगा। Ratification by at least 55 countries and accounting for at least 55% of the global greenhouse gases emission was required for the agreement to come into force. 55 बोला, where countries will negotiate the mechanism and provisions under the agreement. Again agreement की बात कर रहा है पेरिस एग्रीमेंट में। With the ratification India has democracy। अब इसके साथ तो ये तुम्हारा डी जुड़ ही गया। इस रेटिफिकेशन के साथ देर आर सर्टेन टारगेट्स इंडिया वांट्स टू अचीव, इंडिया कुछ टारगेट अचीव करना चाहता है, एंड टू अचीव दैट देयर इज अ नीड टू एलोकेट मिटिगेटिंग बर्डन अमंग द स्टेट्स। अब ये पेरिस एग्रीमेंट इंडिया कोई बात नहीं करके ये इंडिया के इनसाइड की चर्चा करने लगा। सो ये ऑड मैन आउट चला जाएगा ई नंबर। नेक्स्ट, कभी कभी क्या करता है कि वो क्लोसेस में पांचवा ऑप्शन जो यहां का है उसको यहां छोड़ देते डाल देता है। कंफ्यूज मत होना कि ये कोई नया टाइप का क्लोसेस है। अगर ये भरा गया तो तुम्हारा नो करेक्शन रिक्वायर्ड हो जाएगा, अदरवाइज किसी ना किसी एक को डालना पड़ेगा। कार्ल हेनरिच was the last of the great dash in the western intellectual dash। अब पहले तुम 7 नंबर भर लो कि वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल, तो तुम्हारे ट्रेडिशन के अलावे इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में कार्ल मार्क्स वाज द लास्ट व्हाट एक्सपर्ट क्रिटिक्स, हीरो जो एनालाइजर तो होगा नहीं। सो ही वाज द लास्ट क्रिटिक्स, समालोचक among the in the US intellectual tradition। His ideas dash a decisive influence। उनके आइडिया ने एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा। अब जरा देखो कि एक्सर्ट के अलावे और कौन सा। एक्सर्ट इफेक्ट डायरेक्ट अपना डिसाइसिव इन्फ्लुएंस, एक्सर्ट का मतलब होता है टू अप्लाई। सो यहां पे चला जाएगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। हिज आइडियाज एक्सर्टेड अ डिसाइसिव इन्फ्लुएंस ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डैश। मनुष्य के इसके हर एस्पेक्ट पर उसने प्रभाव डाला। इंडिवर एक्टिविटीज, मनुष्य के हर एक्टिविटीज के से जुड़े हुए चीजों पे उसने प्रभाव डाला। एंड ट्रांसफॉर्म्ड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड सोसाइटी। दे सिग्निफिकेंटली चेंज्ड एंथ्रोपोलॉजी, द आर्ट्स, द कल्चरल स्टडीज, हिस्ट्री, लॉ, लिटरेचर, फिलोसफी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल थियरी एंड सोशोलॉजी बाय डैश अ लिंक। लिंक आप क्या करोगे? कैन यू डिटरमाइन लिंक और यू कैन एस्टैब्लिश लिंक। एस्टैब्लिशिंग अ लिंक बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी बाय डेवलपिंग अ थियरी ऑफ प्रैक्सिस। अब जरा सोचो कि थियरी को तुम हटा के और कौन सा। 11 नंबर में आप क्या डालोगे? बाय डेवलपिंग अ थियरी ऑफ प्रैक्टिस दैट इज यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन। तो थियरी ही जाएगा ना। मेरा शायद आंसर गलत है, मेरा आंसर अभी नो रिक्वायर्ड होगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड होगा। बाय डेवलपिंग अ थियरी ऑफ प्रैक्टिस unity of thought, that is unity of thought and action, Marx brought about a sea change in the entire dash of the entire area of social sciences। अब एरियाज का मतलब जरा देखो तो,
इंटायर 12 नंबर में क्या डालोगे? सोशल साइंसेज के इंटायर मेथोडोलॉजी में ना, स्कीम में तो नहीं हो सकता। प्रोसेस, इंटायर प्रोसेस ऑफ सोशल साइंस नहीं, सोशल साइंसेज दे डू नॉट हैव एनी प्रोसेस। उनके तरीके, उनका जो मेथड होता है, मतलब मेथोडोलॉजी का मतलब सिस्टम, फिलॉसफी। However, from its very inception, Marxism had to dash face क्या देखो तो, फेस का मीनिंग कौन सा होगा? और आपको उसने सामना करने का, देखो कितना टफ वर्ड दिया है, काउंटेनेंस। जैसे आप ध्यान दो, फेस का दो मीनिंग होता है, एक होता है चेहरा और दूसरा है जब वर्ब सामना करना भी। नाउन के तौर पे चेहरा, वर्ब के तौर पे सामना करना। वही काउंटेनेंस के भी होता है, काउंटेनेंस एज ए नाउन मतलब चेहरा, एंड वर्ब के तौर पे फेस। अब ABCDE तुम्हारा एस्टेब्लिश, तुम्हारे को सेंटेंस में बनाना है, बड़ा बड़ा है। टू एलेबोरेट ब्रीफली ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायमेंशंस, अगर मैं एलेबोरेट करूं इन कैरेक्टरिस्टिक्स और डायमेंशंस को, तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो कैरेक्टरिस्टिक और डायमेंशंस यहां थे, तो तुम्हारे जी के बाद ए को मैं बैठा लेता हूं, क्योंकि मैंने बनाया हुआ है, मैंने देखा है इसलिए, लेकिन आपको भी वो दिखाई पड़ा होगा। कंट्रास्टिंगली, इसके विपरीत द CRM, बस इसको टारगेट करना है। कंट्रास्टिंगली, इन मोस्ट ऑफ दीज बुक्स, अभी मैं इसको रोक दे रहा हूं, इन मोस्ट ऑफ दीज बुक्स द ऑथर्स क्लासिफाई, इन किताबों में authors classify a measurement study as either norm referenced NRM or criteria referenced CRM. Another author, एक और author, numerous books, ऑप्शन नंबर E, numerous books, तो E तुम्हारा, और in most of these books, E के साथ तुम्हारा C। और अगर तुम देखो कि पहला सेंटेंस, तो तुम्हारे ई के साथ तो सी का बैठा हुआ है, और ई हैज टू बी द फर्स्ट सेंटेंस। और यहां पे देखो वन ऑफ द ऑथर्स, उसके बाद अनदर ऑथर, तो तुम जरा ध्यान दो कि जी के, जी को तो ई सी के बाद ही बैठाना होगा ना, कैसे? Numerous books on constructing and using language tests have been written by various authors. In most of these books, the author classify NRM and CRM. AC, one of the authors, उसमें से एक ऑथर ने इन दोनों टाइप्स को कहा कि दे आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायमेंशंस। टू एलेबोरेट फर्दर दिस कैरेक्टरिस्टिक एंड डायमेंशंस, द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट NRM। आप ध्यान दीजिएगा, इसको मैं हटा रहा हूं। सो आपका NRM और CRM हो गया, और अगर कंट्रास्ट कर रहा है CRM को, तो पक्का कहीं पे NRM अकेले लिखा हुआ होगा। अब ए के बाद जरा देखो तो, कि ए के बाद तुम्हारा CRMs ऑन द अदर हैंड, NRM के बाद तुम जरा देखो तो CRM ऑन द अदर हैंड, तो ए के बाद तो तुम्हारा F आएगा ही आएगा। पहले उसने NRM का बात किया, आर दिस, और उसके बाद CRM ऑन द अदर हैंड, ठीक है। एंड देन अनदर ऑथर, उसने लिखा एक और ऑथर, तो मैं डी को अगर यहां रखूं तो डी के साथ जो एक बच गया बी नंबर, और उसने अनदर ऑथर ने NRM को ये बोला, और उसके कंट्रास्ट विपरीत में CRM को उसने ये कहा, तो डी के साथ तुम्हारा बी बैठ गया। लंबा था, जगह कम थी,
लेकिन आप जरा देखो तो जितने मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए बस इतने ही की जरूरत थी, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं थी। अब आप जब रीडिंग करते हो ना सेंटेंस अरेंजमेंट का, तो ये जो जरूरी के कनेक्टिंग वर्ड्स और फ्रेजेज हैं, ये तुमको कितने क्लियरली दिखाई पड़ते हैं, ये तुमको अपने आप को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये जितना क्लियर दिखने लगेगा उतना ही पिछले अदर सेंटेंसेस से इसका लिंक बनना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिस इसमें बहुत जरूरी पड़ेगा, और खाली सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं, उसमें कनेक्टिंग जो लिंक्स होते हैं वो कितने क्लियरली आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आई होप यहां पे आपको अच्छा लगा होगा देख के, एंड मेरे को बताइएगा जरूर, आप लोगों के कमेंट्स का मैं इंतजार करता रहता हूं। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, मिलते हैं।